अभी आपका रेवेन्यू कितना है? अभी करंटली लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 31 CR पे, और अभी ये साल हम लोग का टारगेट है 40 CR। अमेजोन पे अपनी सेल बढ़ाने की सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या है? अमेजोन पे आप एक चीज़ ध्यान रखो, आप प्रोडक्ट निकालोगे डे 1 से आप उनके रिव्यूज़ पॉजिटिव मेंटेन करो। और इंडिया में कैसा है कि अगर मान के चलो आपके प्रोडक्ट से तकलीफ है तो नेगेटिव रिव्यू आपको कस्टमर बिना बोले डालेगा, बट जो कस्टमर सबसे ज़्यादा खुश है वो पॉजिटिव फिर भी नहीं डालेगा। अमेजोन पे क्या एड्स रन किए बिना बिजनेस रन किया जा सकता है? आप हीरो प्रोडक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो मेरा हीरो प्रोडक्ट है? हीरो प्रोडक्ट देखो, आप अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स की रैंकिंग या ऑनलाइन गूगल पे बेस्ट सेलर्स की रैंकिंग देख सकते हैं। क्या रीजन है चाइना में चीजें इतनी सस्ती बन पा रही है, इंडिया में नहीं बन पा रही है? चाइना में कैसे है कि वहाँ पे पहली बात तो रॉ मटेरियल सस्ता है, वहाँ पे वो लोग बना रहे वर्ल्ड के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है चाइना से प्रोक्योर करने में? चाइना से प्रोक्योर करने में सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम इंडियंस को आता है वो ये चीज़ है कि 19 साल की उम्र में जीरो इन्वेस्टमेंट से इन्होंने अपना फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया था। अब अभी करीब 30 करोड़ का साल का इनका रेवेन्यू है। इनको पॉडकास्ट पे बुलाने का पर्पस क्या है? जहां पे ज्यादातर जो लोग हैं ना वो फर्नीचर का बिजनेस अभी दुकानों से कर रहे हैं, शोरूम से कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस को मार्केट प्लेसेस पे लेके गए। अमेजोन पे करीब 60% इनकी जो टोटल सेल है उसका 60% अमेजोन से होता है। तो कैसे ये 10,000 के, 15,000 के, 20-20 हज़ार के प्रोडक्ट्स अमेजोन से सेल कर रहे हैं, ये मास्टर क्लास आज हमने इसमें कवर किया है। तो इस पॉडकास्ट में ना आप अमेजोन से, मीशो से, किसी भी मार्केट प्लेस से या ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ भी सेल करना चाहते हैं ना, इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। इन्होंने इस पॉडकास्ट में छोटी छोटी चीज़ें बताई, कैसे आपको लिस्टिंग करना चाहिए, कैसे आपको मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, हीरो प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या चैलेंजेस आते हैं, रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें और इंपॉर्टेंटली इन्होंने ना माइंडसेट के बारे में भी बात की। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से। BFO के नाम से इनका ब्रांड है। इस पॉडकास्ट को आप सुने और लास्ट में जाते वक्त ना मुझे ये बता के जाना आपको कौन सी चीज़ें सीखने को मिली जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जतिन, आपने टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। वेलकम, और आपने इतना दिल से बुलाया तो मेरे को आना ही था, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। थैंक यू। मुंबई से गुड़गांव आए हैं हमारे गेस्ट आप लोगों के लिए पूरा पॉडकास्ट देखना और बहुत कुछ सीख के जाना। जतिन, हम कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकें कि कैसे ई-कॉमर्स में आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, कैसे वहाँ पे पैसे बना सकते हो। ठीक है, आपकी एज 19 थी जब आपने स्टार्ट किया था। एक छोटा सा ओवरव्यू दे दो, आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी क्या चल रहा है? तो बेसिकली मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रहा था सेकेंड ईयर में जब मैं था। तो फर्नीचर रिलेटेड ही पूरा कोर्स है, और फर्नीचर मार्केट्स में हम लोग कॉलेज के सर्विस के लिए जाते रहते थे। तो तभी बस घूमते घूमते एक मतलब मिल गया मैन्युफैक्चरर। तो मैं क्रेव कर ही रहा था कि कुछ स्टार्ट करें, कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि बिज़नेस के लिए हमेशा से एक था कि हम लोग करना है हमको। और मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ घर में, तो वहाँ से फिर मैंने उनसे बात करके जैसे वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में कैसे परेशान है, तो वो अपनी पूरी परेशानियां बताए जा रहे थे, और मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के मतलब अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तो तभी मतलब ई-कॉमर्स मैंने सोचा कि इसको हम लोग पूरा ऑनलाइन लेके जाते हैं, क्योंकि पैन इंडिया हमारी विजिबिलिटी होगी, 140 करोड़ लोगों तक हमारा एक्सेस होगा, और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इनके मदद से तो हम इजीली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट ही कर सकते हैं। तो जब भी उनको हमने पिच किया, उनको भी आइडिया अच्छा लगा, और उनको मेरे को ट्रस्ट करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जब आप इतना परेशान हैं तो थोड़ा रिस्क तो उन्होंने भी लिया। और हमने इसी को स्टार्ट किया, दिन में 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर से हमने ये शुरू किया था स्टेप बाय स्टेप, और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ओके, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो था? मेरा इन्वेस्टमेंट एकदम ज़ीरो था। देखो, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे। आपको एक सिर्फ GST नंबर चाहिए। आप GST नंबर 1500-2000 रुपये में कोई भी CA को कन्विंस करके निकलवा सकते हो। आपको प्रोडक्ट इमेजेस शूट करने हैं, लिस्ट करना है, और आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। तो वही किया मैंने भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। और प्रोडक्ट्स का क्या किया आपने? तो प्रोडक्ट कैसे था कि जब मैन्युफैक्चरर ने कुछ प्रोडक्ट्स मेरे को सैंपल दिए, जो हमने प्रोडक्ट शूट किए, वो प्रोडक्ट्स उसने शूट करते ही बेच दिए। बाद में जैसे ही हमको ऑर्डर्स आने लगे तो हम लोग मेक टू ऑर्डर, मतलब हमको ऑर्डर आया, हमको 24 आवर्स का टाइम है जहाँ पे हम लोग शिप कर सकते हैं। उसी दौरान उसने प्रोडक्ट बनाए, हमने बॉक्स लिया, पैक किया और शिप कर दिया। अच्छा, तो आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं थी? कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई रिस्क नहीं, रिस्क एकदम जीरो था, खोने को कुछ था ही नहीं। अच्छा, आपका ब्रांड नेम BFO,
हाँ, इसके पीछे क्या साइंस है? एक्चुअली ये एक एब्रीवेशन है, ब्यूटी एट होम एंड ऑफिस। तो ये नाम मैंने सोचा था, तो बिया तो हम जब चेयर्स में बिजनेस कर रहे थे। अभी हमने एक और ब्रांड लॉन्च कर लिया है जो फर्नी वो करके है। तो क्योंकि हम अभी पूरे फर्नीचर में एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से हमने सोचा, और बस हमने कुछ ज़्यादा उसके पीछे साइंस नहीं है। ब्यूटी एट होम एंड ऑफिस, क्योंकि होम और ऑफिस को हम केटर कर रहे थे। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों आप? दोनों दोनों कर रहे हैं इसके लिए। तो बिया तो ये हमारे ब्रांड का नाम था। अभी आपका रेवेन्यू कितना है? अभी करंटली लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 31 CR पे, और अभी ये साल हम लोग का टारगेट है 40 CR। 40 करोड़ का बिजनेस आप इस साल करने वाले हैं? यस। वंडरफुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बनवा लेते थे विद इन 24 आवर्स डिस्पैच करने के लिए, तो Yes. कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा बिकते थे? हमने स्टार्ट किया एक लेदर की ऑफिस चेयर से। तो वो हैंडमेड थी, उसमें कारीगरी लगती है, तो वो ज़्यादा मशीनरी बेस्ड नहीं था। तो वो एक प्रोडक्ट बनाओ चाहे 4 प्रोडक्ट बनाओ, इट वॉज वेरी इजी। तो हमने वही प्रोडक्ट से चालू किया जो हमारे लिए बनाना इजी था। तो हम लोग ने वो प्रोडक्ट को ही काफ़ी सेल किया। हमारे पास स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने एक ही SKU था। धीरे धीरे हमने SKUs बढ़ाए। अच्छा, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, SKU का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास कितने हैं। तो ये सिंगल प्रोडक्ट बेचते थे? यस यस। तो सिंगल प्रोडक्ट्स पे फिर हमने कलर वेरिएंट्स निकाले, फिर हमने थोड़ा डिज़ाइन चेंज करके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट निकाला। धीरे धीरे हम लोग ने जितनी हमारी कैपेसिटी थी, हमने जो प्रॉफिट्स कमा रहे थे उसको ही री इन्वेस्ट कर रहे थे। पर देखो, हमारे ऊपर कोई ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट नहीं थे, तो हम लोग वही जो प्रॉफिट्स हो रहे थे उनको ही री इन्वेस्ट कर रहे थे, मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, और वहीं से हम आगे आगे बढ़ते गए। ठीक है। अभी मैं आपसे कुछ आपके बिजनेस के सीक्रेट्स जानना चाहूँगा। लेट से आप 100 रुपए की सेल करते हो, तो उसमें से कितने का आपका प्रोडक्ट होता है? हमारा प्रोडक्ट लगभग 40 to 45 रुपीज़ का ही होता है। 40 to 45 रुपीज़ का आपका प्रोडक्ट होता है। Yes. कितना आप कमीशन देते हैं अमेजोन या दूसरे? अमेजोन कमीशन अराउंड 15% होता है, जो कि वेरियस करता है, मतलब सेल इवेंट्स पे कभी 10, कभी 9, कभी 12। एवरेज 15% होता है। ठीक है। और मार्केटिंग में आप कितना पैसा खर्च करते हैं? मार्केटिंग डिपेंड से हम लोग 5 से 7% खर्च करते हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट्स पे 10% भी जाता है, और कोई हाई ASP प्रोडक्ट्स है तो 12% भी। मतलब एवरेज अराउंड 8 to 10% हमारा हो जाता है। अच्छा, जो 8 to 10% जो आपका होता है, मतलब 8 to 10% की अगर हम बात करें, तो हम कह रहे हैं कि आप साल का करीब 4 करोड़ रुपए मार्केटिंग में लगाने वाले हैं। इस साल आपने 3 करोड़ लगाया होगा। Yes. तो ये 3 करोड़ मार्केटिंग में हम कह रहे हैं, तो मार्केटिंग में क्या करते हैं आप? मार्केटिंग में जैसे CPC एड्स होती है, जो पे क्लिक होता है, स्पॉन्सर्ड करके आपको जहाँ जहाँ दिखाता है, तो वहाँ पे हम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे मेटा हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के खुद के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे हम लोग सेल करते हैं कस्टमर एक्वायर करने के लिए। वहाँ पे हम लोग जो एड्स कर रहे हैं, वो हम लोग देखते हैं कि जितना सेल हुआ है उसके प्रोपोर्शन में ही हम करते हैं। हम लोग ऐसे ही बर्न नहीं कर देते। इट इज़ फ्रॉम द प्रॉफिट, फ्रॉम द बकेट। ओके। तो मोस्टली आप अमेजोन पे ही एड्स रन करते होगे कि अमेजोन प्लेटफॉर्म पे आप ऊपर दिखें? यस यस, अमेजोन पे एड्स होती है। अमेजोन का खुद का एक एडवर्टीजिंग का पूरा पोर्टल है, वहाँ पे यू कैन बिड। वहाँ पे बिड्स होती है, वो बहुत आप इजी है, मतलब कोई लेमैन भी थोड़ा टाइम सीख सकता है, मतलब वो भी, और वो चालू कर सकता है। अच्छा, अभी आपके पास कोई सोशल मीडिया एजेंसी है जो आपका पेज मैनेज करती है? यस, अभी इन हाउस भी है और एजेंसीज भी है। हमारे पास खुद के ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो करते हैं। कुछ कुछ 3D वीडियोस हैं जो हम आउटसोर्स भी करते हैं। अच्छा, ठीक है। अमेजोन पे क्या एड्स रन किए बिना बिजनेस रन किया जा सकता है? अमेजोन पे अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको एड्स करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग, जैसे अमेजोन का भी एक सबसे बड़ा बिजनेस है, तो जो मार्केटिंग करेगा उसका प्रोडक्ट टॉप पे दिखेगा। ऑर्गेनिकली अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सेल होगी, तो फिर ऑर्गेनिक ऊपर आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अमेजोन पे जो मार्केटिंग करेगा वही ऊपर रहेगा। मान के चलो कि अगर आपने बिड लगा दिया, मैंने 10 रुपया लगाया है, आपने 100 रुपये बिड लगा दिए, आपका दिख तो गया ऊपर। अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम आप 100 रुपये भी लगा देंगे तो भी आप ऊपर नहीं दिखेंगे। तो वो एक स्ट्रैटेजी अमेजोन की है, जो ऑर्गेनिकली ध्यान से वो लिस्टिंग ऊपर टॉप पेज पे लेके आते हैं। अच्छा, अभी 30 करोड़ का एक बार बाइफिकेशन बताएंगे, कितना अमेजोन से आता है बिजनेस, कितना दूसरी हमारा चीज़ों से? मोस्टली 60% अमेजोन से आता है, 10 to 15% हमारी वेबसाइट और ऑफलाइन जो डायरेक्ट ऑर्डर्स होते हैं। बाकी 20 to 25% में हमारे फ्लिपकार्ट हो गए, पेपर फ्राई हो गया, हम जियो मार्ट पे कर लेते हैं। तो वो सब का मिक्सचर है।
मोस्टली अमेजोन से आता है। या आपको मेजोरिटी कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा लगा इसमें से? अमेजोन मैं कहूँगा कि बेस्ट है, क्योंकि उनका जो AWS सर्वर है, जो UI है, उनका जो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है वो, तो कस्टमर्स को फेथ है आज। जो अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो लोग रिलाय कर सकते हैं कि हम लोग इजीली रिटर्न कर पाएंगे, इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। और अगर कुछ भी है तो अमेजोन सेलर्स के ऊपर भी उतने ही एक्शन लेता है। आज अगर हम 7 साल से हैं तो हमने वो पॉजिटिव फीडबैक मेंटेन किया है जो हमको अमेजोन ने यहाँ पे आज इतना अलाउ किया है बिजनेस करना। वरना सस्पेंड भी वो लोग बहुत फास्ट कर लेते हैं। आपका अकाउंट कभी सस्पेंड हुआ है अमेजोन हमारे पे? अकाउंट पे वॉयलेशन आता था स्टार्ट में, हमने बहुत डीपली देखा, क्योंकि न्यूली तो हमको भी नहीं मालूम था कि इतना माइन्यूट में जाके वो लोग चेक करते हैं। कस्टमर ने मान के चलो 3 कस्टमर्स ने सेम प्रॉब्लम रिपीट फाइल कर दिया कस्टमर सर्विस में, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक AI से सस्पेंड हो जाएगा, कोई इंसान भी नहीं है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम भी आज के तारीख पे हम लोग वहाँ पे क्वालिटी और हर एक चीज़ प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। आपके प्रोडक्ट में क्या ऐसा कंप्लेन आया था कि उन्होंने उसको फ्लैग कर दिया था? जैसे कोई कस्टमर्स को पार्ट मिसिंग हो गया, मान के चलो पैकिंग डिपार्टमेंट है, कोई ज़्यादा ऑर्डर्स की वजह से पैक करने में कोई पार्ट मिस हो गया, या दूसरा होता है कि कोई अलग चेयर चले गई या कोई अलग डेस्क चले गई। मान के चलो आपने A ऑर्डर किया है, गलती से B चले गया, वो चीज़ है। और अगर कोई प्रोडक्ट पे हमने वारंटी जो वहाँ पे लिखा है, कस्टमर्स को कभी कभी समझने में वो भी दिक्कत होती है, तो वो लोग रजिस्टर नहीं करते। ये सब चीज़ों की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो हम लोग ने अभी बहुत पॉलिसीज में चेंजेस करके बहुत कस्टमर फ्रेंडली बना दिया है। ठीक है। एक टाइम था आपने अमेजोन पे शुरू किया था, अब आप प्रो हो गए हैं, आपकी मशीन वेल ऑयल्ड हो गई है। Yes. तो जब आपने शुरू किया था उस टाइम से और अब के आपके बिजनेस के अप्रोच में अमेजोन पे सेल करने में क्या डिफरेंस है? अप्रोच में ये डिफरेंस है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ई-कॉमर्स मतलब ऐसा है कि आपने एक फ़ोटो अपलोड किया, आपने फ़ोटो शूट किया, प्रोडक्ट डाला और वो हो गया। बट हम लोग अमेज़ॉन को एज अ सेल्समैन देखते हैं, हमारी खुद की ब्रांड के टुवर्ड्स अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन बेस्ड हमारी ब्रांड है। तो हम अमेज़ॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे हमारा वेबसाइट हो, हम लोग उसको एज हमारा कस्टमर मार्केट प्लेस ही देख रहे हैं। और हम लोग अभी ये मेक श्योर करते हैं कि हम एग्जैक्टली जो फोटोग्राफी है वो मैच हो रही है कि नहीं, रिव्यूज सब प्रॉपरली ऑर्गेनिक अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर ख़राब आ रहे हैं तो वी टॉक टू कस्टमर्स कि क्या इशू है, हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एक रिव्यू को हम लोग सीरियसली लेते हैं। प्रोडक्ट की जो की पॉइंट्स है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसको भी हम लोग सीरियसली लेते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द सेलर्स को लगता है कि फ़ोटो डाल दिया तो हो गया। तो वैसा होता नहीं है। कस्टमर्स आज हमारा हाई ASP प्रोडक्ट है, 8 से 9 हज़ार का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली ये सब देख के ही करता है। हम्म। तो वो ओके। चीज़ें देखते हैं हम लोग। ठीक है। आपने बोला आप कस्टमर अगर खराब रिव्यू देता है तो आप उससे बात करके प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। तो कस्टमर तो अमेजोन पे तो कस्टमर का नंबर आपको विजिबल नहीं होता है। नहीं, ऐसे कैसे, अगर आप हम लोग पूरे इंडिया में लॉजिस्टिक्स खुद मैनेज करते हैं तो उस केस में कैसा होता है, वी गेट द डेटा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम सामने से कॉल नहीं करते हैं। जो कस्टमर्स ने हमको रीच आउट किया है उसको उसके हिसाब से प्रॉपर सर्विस अगर नहीं मिली तो वही इंसान सर्विस डालता है। तो एक सीनियर टीम ऑडिट करती है, और अगर हमारी मिस्टेक निकल रही है, हमारे एंड से कुछ डिले है, तो वी टॉक टू देम और फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आप हीरो प्रोडक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो मेरा हीरो प्रोडक्ट है? हीरो प्रोडक्ट देखो, आप अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स की रैंकिंग या ऑनलाइन गूगल पे बेस्ट सेलर्स की रैंकिंग देख सकते हैं। वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, जो एक गैप आप फिगर आउट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट नहीं है, आप वो सोर्स कर दीजिए, वो प्राइस पॉइंट पे रखिए। और अगर आप लॉन्च करते हैं और वो प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है तो वो हीरो बनना ही है। अभी हम बात करते हैं सोर्सिंग की। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ये बिजनेस शुरू करना है जो बिजनेस आप कर रहे हो, तो Yes. मुझे प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना चाहिए? आपको तो खैर कोई मैन्युफैक्चरर मिल गया था, आपका फ्रेंड या जिससे भी Yes. आपने सोर्स किया। मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव में हूँ या दिल्ली में कोई रहता है, उसको ये बिजनेस शुरू करना है, तो सोर्स कहाँ से कर सकते हैं? देखो, दो ऑप्शंस है। एक तो आप इंडिया से ही सोर्स करो, दूसरा आप चाइना से सोर्स करो। इंडिया में भी आज की तारीख में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑफलाइन हैं, उनको ई-कॉमर्स के बारे में जानकारी नहीं है। यू कैन गो टू देम, आप उन्हें पिच करो जैसे मैंने किया। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं, आप गुड़गांव में देख लीजिए, मुंबई में, हर जगह मैन्युफैक्चरर्स हैं। या तो आप उनको पिच करके प्रोडक्ट ले लीजिए, या तो आप चाइना चले जाइए। थोड़ा आप एक्सपेंस आपका रहेगा जो जाने का, वहाँ पे फेयर्स लगते हैं, कैंटन फेयर है, वहाँ पे आप जाके, वहाँ पे तो पूरी दुनिया आती है।
ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो इंडिया में बनते ही नहीं है, आप वहाँ से सोर्स कीजिए और लॉन्च कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एनी सच प्रोडक्ट? अब जैसे ये बार जो मैं कैंटन फेयर में गया, तो ऐसे ऐसे हम लोग ने आइटम्स देखे जो इंडिया में अब तक नहीं बन रहे। जैसे अब हाइट एडजस्टेबल डेस्क हो गई, जो आज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय काम कर रहा है वो सिर्फ बैठ के नहीं कर रहा है, वो खड़े होके भी कर रहा है। तो हाइट एडजस्टेबल डेस्क है। अब फोल्डेबल फर्नीचर बहुत हो गया है, मतलब 4 सीटर डाइनिंग टेबल को आप एक्सपांड कर सकते हैं तो वो 6 सीटर हो जाएगी। तो ऐसे उन लोगों ने बहुत सारी न्यू न्यू इनोवेशंस करके रखे हैं जो अब तक यहाँ पे मार्केट ने टैप नहीं किया है। तो आप वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हैं। वो वहाँ पे क्या प्राइस में मिलेगा, इंडिया में क्या प्राइस में बिकेगा? आप मान के चलो कि 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट होगा तो 100 रुपीज़ में इंडिया में आराम से बिक जाएगा। वहाँ पे सोर्सिंग, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं, सोर्सिंग सस्ती है। डिपेंड करता है आप जितना ज़्यादा वहाँ से परचेस करेंगे क्वांटिटी में, उतना आपको प्राइस कम मिलेगा। स्टार्टिंग में जो है आपको प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं देखना है, आप पहले कम एसक्यू से लीजिए, क्योंकि इन्वेंट्री भी एक बड़ी रिस्क है। कल को आपका प्रोडक्ट फ्लॉप होता है तो चाइना रिटर्न तो लेगा नहीं। तो आप कम एजेंट के थ्रू आप कम क्वांटिटी मंगाइए, भले वो ज़्यादा प्राइस में हो, बेच के देखिए। आपको लगता है मेरा एसक्यू बिक रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, देन यू कैन सोर्स द एंटायर कंटेनर। ठीक है। और मुझे एजेंट कैसे मिलेगा चाइना से बिजनेस करने के लिए? ई कॉमर्स इतना वास्ट है कि उनके जो सर्विसेज हैं वो भी आज इजीली अवेलेबल है। आप ऑनलाइन पे जाइए, आप अलीबाबा पे जाइए, अलीबाबा से आप सोर्स कीजिए। नियर बाय में चाइना से जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनके पास एजेंट है। आप ऑनलाइन कंपनीज है जो हेल्प कर रही है, तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है चाइना से प्रिक्योर करने में? चाइना से प्रिक्योर करने में सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम इंडियंस को आता है वो ये चीज़ है कि एक तो पूरी पेमेंट एडवांस होती है, यू हैव टू इन्वेस्ट मनी। यहाँ पे आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो बहुत सारे लोग क्रेडिट डिपेंडेंसी पे हैं, तो वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको परचेस करना पड़ेगा बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि आप चाइना से इंडिया 2 4 10 15 प्रोडक्ट नहीं मंगा पाएंगे। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद अभी जो कस्टम्स ड्यूटी होती है, वो कस्टम ड्यूटी भी थोड़ी किसी किसी प्रोडक्ट पे हैवी पड़ जाती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये थोड़े थोड़े चैलेंजेस हैं जो एक्सेप्टेबल है, फिर उसके बाद भी आप कुछ पैसा बना सकते हैं। आप कुछ लोगों को जानते हैं जो चाइना से प्रिक्योर कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं? हाँ, मैं तो काफ़ी लोगों को जानता हूँ। हम लोग काफ़ी, मतलब हम जब एग्जीबिशन में जाते हैं तो काफ़ी इंडियंस मिलते हैं। मुंबई से हम लोग इतने सारे फ्लाइट में ही मिल जाते हैं, और हर कोई क्या क्या कर रहा है हमको सब पता लग जाता है। क्या क्या प्रोडक्ट्स वो लोग सेल कर रहे होते हैं? मतलब होम फर्नीचर में, रेजिडेंशियल फर्नीचर में, जैसे आज सोफाज हो गए, सब चाइना से आते हैं। आज सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल जो एक ट्रेंड चल गया है, मतलब नॉर्मल पहले वुडन चलती थी, अभी टाइल्स में, मार्बल्स में, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हार्डवेयर इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्नीचर के जो वार्डरोब्स है, बेड्स है, वो इंपोर्ट करते हैं। फर्नीचर में मतलब डेकोर आइटम्स में बहुत पेंटिंग्स हो गया, वास्ट हो गए, ये सब भी इंपोर्ट होता है। एवरी सिंगल चीज़ वहाँ पे ऐसी मिलेगी जो आपको इंडिया में 5 साल बाद देखने मिलेगी। आपको जब चाइना आप जाते हो तो कई बार ये डर लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ, बड़ी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, कहीं गलत ना हो जाए? गलत होता भी है, गलत हुआ भी है। आपके हर बॉल पे 6 तो लगेगा नहीं। अभी रिसेंट की एक बात है, हम लोग ने एक पूरा कंटेनर, हमको ऐसा लगा, मतलब मेरे साथ जो सोर्सिंग मैनेजर चला था उसको भी लगा कि ये चलेगा, ये दौड़ेगा, जबकि वो पूरा फ्लॉप हो गया। हमने अलग अलग कलर्स में चेयर्स लॉन्च किया। जैसे अब ब्लैक और ग्रे एक कॉमन कलर है ऑफिस चेयर में, हमने रेड, ब्लू, ग्रीन भी लॉन्च किए, बट हमने जितना एक्सपेक्ट किया वो नहीं चला, तो वो भी फ्लॉप हो गया। तो ऐसा होता है, बट दिस इज अगेन अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। कौन सा प्रोडक्ट आपने चाइना से सोर्स किया और बहुत सक्सेसफुली बिका आपका? हम लोग ने चाइना से सोर्स किया जो वो था शूरैक्स वगैरह, जो इंडिया में अभी तक ज़्यादा लोग नहीं बना रहे हैं, तो वो हम लोग ने लॉन्च किया। वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था, और वो मटेरियल ऐसा था जो इंडिया में रॉ मटेरियल ही उसका बहुत एक्सपेंसिव है, तो रॉ मटेरियल वहाँ पे 30% कम में है, तो उसका फिनिश्ड कॉस्ट भी बहुत कम आता है। तो इंडिया में मतलब अगर मैं वो चीज़ की खुद भी फैक्ट्री लगाऊं तो वो चीज़ मैं उतने प्राइस में नहीं बना पाऊंगा। तो वो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा चलता है और आज भी चलता है। क्या रीज़न है चाइना में चीज़ें इतनी सस्ती बन पा रही है, इंडिया में नहीं बन पा रही है? चाइना में कैसे है कि वहाँ पे पहली बात तो रॉ मटेरियल सस्ता है, वहाँ पे वो लोग बना रहे वर्ल्ड के लिए। इंडिया कैसे है कि सर्विसेज पे डिपेंड है, हम लोग आईटी सर्विसेज दे रहे हैं यूएस वगैरह को, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज को इतना कोई फोकस नहीं कर रहा है।
अब हमारे प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, उसके बाद थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, वरना पहले तो ज़्यादा लोग सिर्फ जॉब को फोकस कर रहे थे और करियर पढ़ाई पे कर रहे थे। वहाँ पे जो एक 18 साल का यूथ है वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग सोचता है, भले बहुत छोटे स्केल पे घर से ही सोच लेता है, एक छोटा सा वर्कशॉप ले लेता है, बट ही थिंक्स दैट कि मैं ये कोई चीज़ बनाऊं, और वो धीरे धीरे एक्सपांड करता है। तो वहां पे क्या है कि अभी बहुत बड़े क्वांटिटीज में बन रही है, वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलो मैं 1000 पीसीस बनाऊंगा एक प्रोडक्ट के, तो वो लोग 1 लाख बना देंगे। तो वहाँ पे मेटल सस्ता है, रॉ मटेरियल सस्ता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, पेपर वर्क की इतनी मगजमारी नहीं है, लीगल बहुत फास्ट हो जाता है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है। तो ये सब की वजह से वहाँ पे, दूसरी बात सिटीजन्स भी फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है यहाँ। तो वो चीज़ बहुत आगे लेके जाता है चाइना को। थोड़ा डिफाइन करेंगे आप, मतलब वहाँ के सिटीजन्स फोकस्ड है, हम डिस्ट्रैक्टेड है यहाँ मतलब? पे जैसे जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पे, यहाँ पे एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं अभी। वहाँ पे जो मैंने देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग, चाइना में वो लोग कंपनीज के साथ, अपने देश के साथ बहुत लॉयल है। वो जो काम करते हैं वो एकदम लॉयल्टी से काम करते हैं, और जितना टाइम काम करेंगे वो मेक श्योर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें। तो वहाँ पे चाइना में कैसा है कि जो भी इंसान आज काम कर रहा है वो एक ओनरशिप ले रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी है 7 बज गए तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे और हमारा काम नहीं जाए और इन्फ्लुएंस होना। और यहाँ पे जो स्विच कल्चर है, 2 पैसे ज़्यादा मिला स्विच वगैरह, वहाँ पे मैंने एम्प्लॉइज से बात किया है तो वो कोई कंपनी में 10 साल से है, कोई 15 साल से, दे बिलीव कि यहीं पे रह के ग्रोथ होगी। तो वो एक शिफ्ट है यहाँ और वहाँ में। तो ये क्या पॉजिटिव शिफ्ट है या नेगेटिव शिफ्ट है? अब वो देखो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट वहाँ पे उन लोग के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे ऐसा भी मैंने सुना है मैन्युफैक्चर से कि जितना ज़्यादा जूना एम्प्लॉय होते जा रहा है तो बहुत सारे क्लैशेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है, तो वो ओनर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी है। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप अपना रेट गिराते हो तो आपकी सेल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। रेट बढ़ाओगे तो सेल गिर जाती है। तो वो एक बैलेंस कहाँ रखें? क्या सेल बढ़ाने पे फोकस रखें या सेल को छोड़े अपना प्रॉफिट बनाने पे फोकस रखें? देखो, अब अगर आपका प्रोडक्ट में कुछ ऐसी यूएसपी है, आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो मार्केट में है ही नहीं, तो आप अगर इनिशियली बूस्ट करना चाहते हैं तो आप रेट कम करके बूस्ट करके बाद में आप रेट बढ़ा सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। बट आपका मार्केट में जैसे एक जेनरिक प्रोडक्ट है, आपको कुछ खास यूएसपी नहीं है, तो आप अगर प्राइस कम करेंगे तो उससे आपका ही लॉस है। क्योंकि बहुत सारे लोग रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए सबसे पहला ये करते हैं कि प्राइस गिराते हैं। प्राइस गिराने से होता क्या है, रेवेन्यू तो बूस्ट होता है, बट वो फिर बाद में आपके कॉम्पिटिटर्स भी करेंगे, धीरे धीरे वो आप एक ब्रेक इवन पे आ जाते हो, कॉस्ट तो वही रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस ऐसे होगा कि आप हेल्दी प्रॉफिट कमा के बिजनेस कर दीजिए। अगर आप प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हैं तो बिजनेस करने का मतलब ही नहीं है। तो वो अनटिल अनलेस आप एक प्रॉफिट बना रहे हैं, मार्जिन्स तब तक ही कम कीजिए जब तक आपको एक एक गोल हो कि मेरे को क्या करना है आगे, मेरे को इन्वेस्ट फंडिंग रेस करना है, मेरे को आईपीओ निकालना है, तो रेवेन्यू बूस्ट करना है। तो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइस कम करके रेवेन्यू बूस्ट कर देते हैं, तो आज की तारीख में वो इन्वेस्टर्स को भी समझ में आता है, और वो एक सबसे खराब स्ट्रैटेजी है रेवेन्यू बूस्ट करने की मेरे हिसाब से। ओके। अमेज़ॉन पे अपनी सेल बढ़ाने की सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या है? अमेज़ॉन पे आप एक चीज़ ध्यान रखो, आप प्रोडक्ट निकालोगे डे 1 से आप उनके रिव्यूज़ पॉजिटिव मेंटेन करो। जितने कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुंच रहा है मेक श्योर करो वो रिटर्न ना करें। रिटर्न अगर वो करते भी जा रहा है आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो एल्गोरिदम है वो ऐसा डिटेक्ट करेगा कि दिस इज़ अ रॉन्ग प्रोडक्ट, ये इतना कस्टमर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप मेक श्योर करो कि आप वो रिटर्न ना हो, रिव्यूज़ ख़राब ना आए, और टाइम टू टाइम आप इवॉल्व होते जाओ। प्रोडक्ट जो नया आया है वो ट्रेंड के साथ चलते जाओ। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे, जैसे नोकिया था, आज आपको पता है नंबर 1 ब्रांड था, आज वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसने टच स्क्रीन इतना जल्दी इवॉल्व ही नहीं कर पाया, जबकि वो अपने टाइम का बेस्ट था। तो जो भी प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो उसमें आप इवॉल्व करते जाओ, बस वही है। रिव्यूज़ कैसे बेटर करें अमेज़ॉन पे? रिव्यूज़ ऐसे बेटर करो जा कि आप जो सर्विस दे रहे हो कस्टमर को, आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करती है। अगर कोई कस्टमर आपको इशू रिपोर्ट कर रहे हैं, विद इन 24 आवर्स उनको सॉल्व कर दो। आप उनको जैसे चाहिए उनके हिसाब से समझ के आप उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दो। बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बिक गया, आफ्टर सेल सर्विस में मर जाते हैं, तो कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करते हैं, तो ख़राब रिव्यू आ जाता है।
और आप मेक श्योर करो कि आप कुछ ना कुछ आप इंसेंटिवाइज करो कस्टमर को कि वो रिव्यूज डाले, ताकि आपका वर्ड ऑफ माउथ जो है उसी से बिजनेस बनता है। आप आज कुछ भी चीज़ खरीदोगे, आप सबसे पहली चीज़ देखोगे रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ जो है वो होंगे प्रोडक्ट पे, तो काउंट भी मैटर करता है। और इंडिया में कैसा है कि अगर मान के चलो आपके प्रोडक्ट से तकलीफ है, तो नेगेटिव रिव्यू आपको कस्टमर बिना बोले डालेगा। बट जो कस्टमर सबसे ज़्यादा खुश है वो पॉजिटिव फिर भी नहीं डालेगा। आप एवरेज किससे भी पूछ लो कौन आज पॉजिटिव रिव्यू डाल रहा है ऑनलाइन में परचेज करके, बट जिसको इशू आ रहा है वो नेगेटिव डाल रहा है बड़ास निकालने के लिए। तो ये चीज़ों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपने बोला कस्टमर को इंसेंटिवाइज करो पॉजिटिव रिव्यूज के लिए, वो कैसे कर सकते हैं? आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चला सकते हो कि अगर वो कस्टमर्स जेन्युइनली खुश हैं। बहुत सारे कस्टमर तो फॉल्स प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जहाँ की कैशबैक दे दिया, ये सब तो इलीगल है, ये सब तो करना ही नहीं चाहिए। बट आप कस्टमर्स को एज ए जेस्चर आप प्रोग्राम चला सकते हो कि अगर आप हमारे एक्सपीरियंस शेयर करोगे हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो आपको एक हम लोग फ्री एक्सटेंडेड वारंटी दे सकते हैं, आपको नेक्स्ट परचेज पे हम डिस्काउंट दे देंगे। अगर हम लोग एम्प्लॉय जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, वैसे बेस्ट रिव्यू ऑफ द मंथ को हम कुछ अवार्ड दे सकते हैं। हम लोग सब रिव्यूज़ में से कुछ एक रिव्यू निकालेंगे जो सबसे अच्छा होगा, हम उसको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पे हम एक कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इन सब से कस्टमर्स इंस्पायर होते हैं सामने रिव्यू देने के लिए। अमेजोन पे ये सब करना पॉसिबल है? अमेजोन पे पॉसिबल नहीं है, बट आप अपने ब्रांड को डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे या अपने थ्रू पोर्टल कर सकते हैं। फिर चाहे वो कस्टमर्स कहाँ का भी हो, अगर वो ले रहा है प्रोडक्ट तो वो आपने लिया है, आपके पास आप एक ऑफर चला दिया अपने वेबसाइट पे, जो इंटरेस्टेड है वो करेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं करेगा। इट इज सब्जेक्ट टू कस्टमर्स, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो या आप उनको रीच आउट भी नहीं कर सकते हो। अमेजोन पे ये सब नहीं कर सकते? अमेजोन पे नहीं कर सकते। अमेजोन पे अगर रिव्यूज बेटर करना हो तो क्या कर सकते हैं? अमेजोन पे बस आपको ये ध्यान देना है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खराब जाए ही नहीं जिसकी वजह से आपको खराब रिव्यू आ जाए। बाकी अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है वो कस्टमर ऑर्गेनिक देगा। अगर आपको डेटा मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर आपको डेटा नहीं मिल रही है तो आपके पास तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, अमेजोन पे जितने भी लोग सेल करते हैं उनकी लाइफ में एक फेज आता है, नहीं यार ये नहीं करना, मेरे को बहुत परेशान हो गए होंगे। आपकी लाइफ में भी आया कभी ऐसा वो फेज? अब ये फेज चलता ही रहता है, फिर हमको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी है रिटर्न्स, और अमेजोन कैसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है तो वो कस्टमर्स का ही सुनते हैं। कस्टमर्स बहुत मतलब ऐसे भी केसेस है जहाँ पे कस्टमर 100% जेन्युइन नहीं है, वो जानबूझ के कर रहा है। और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो मिसयूज भी करते हैं। तो ये सब एक अनसॉल्व केसेस हैं और जो कभी सॉल्व भी नहीं होंगे। तो हम लोग ने अभी वो अपने पे स्ट्रेस लेने का छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि जो है इसको हम कॉस्ट ऑफ बिजनेस में डाल के आगे बढ़ते हैं लाइफ में। क्या आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपको पता था कस्टमर झूठ बोल रहा है लेकिन आपको फिर भी एक्सचेंज या रिटर्न करना पड़ा हो? मान के चलो कस्टमर्स न्यू प्रोडक्ट मंगाते हैं, उनके पास कोई जूना प्रोडक्ट पड़ा है सिमिलर, वो जूना प्रोडक्ट डाल के रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हो भी जाएगा बहुत बारी। और मान के चलो कि कस्टमर ने कोई चेयर मंगा लिया हमसे या कोई डेस्क मंगा लिया, तो उस केस में कैसा होता है कि कस्टमर को अब ना पसंद आया, अब उसको कोई रीज़न भी नहीं है, या उसने 3 जगह से मंगा लिया, अब उसको 2 तो रिटर्न करना ही है, तो वो ज़बरदस्ती डैमेज करके बोलता है डैमेज आया है। तो वो सब चीज़ें भी होती रहती है। ई कॉमर्स की कौन सी रियलिटी ऐसी है जो लोगों को पता ही नहीं है? ई कॉमर्स की रियलिटी ऐसी है कि लोगों को क्या लगता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से माइनस कर दी तो हमारा प्रॉफिट हो गया। जो हिडन कॉस्ट होते हैं मार्केटिंग के अलावा और लॉजिस्टिक्स के अलावा भी बहुत सारे कॉस्ट है। टेक्नोलॉजी फ़ी हो गई, प्लेटफॉर्म फीस हो गई, रिवर्स शिपिंग फीस हो गई, बहुत सारे कॉस्ट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो पता चलता है कि मार्जिन जो कस्टमर जो सेलर सोचता है वैसा नहीं होता है, और बहुत सारे लोग ये सब कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अभी तो प्रेजेंट की हम बात कर रहे थे, अभी फ्यूचर की बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है ई कॉमर्स का फ्यूचर कैसे रहने वाला है? अभी तो जैसे आप एआई अगर आपको पता हो तो इतना ज़्यादा घुस रहा है हर चीज़ में, तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स सिक्योर नहीं है। बिजनेसेस में भी एआई आ रहा है आजकल, हमने काफ़ी एआई खुद के कंपनी में भी डाला हुआ है। तो फ्यूचर जो ई कॉमर्स का है वो ई कॉमर्स रहेगा, बट जो परचेज एक्सपीरियंस है जो आज सेलर्स लिस्ट कर रहे हैं और जो मतलब एक पैटर्न है आज ई कॉमर्स का, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा। वो इवॉल्व कैसे होगा कि जो भी चीज़ें हैं इमेजिंग से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके वो सब एआई कर देगा। हमारे जो कस्टमर सर्विस है उसको पूरा एआई कर देगा। और जो बैकएंड पे आप
ई कॉमर्स ऑपरेशन है वो भी एआई रिप्लेस कर रहा है। तो परचेज सेल तो होगा, बट इसका क्विक कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है। जो अभी क्विक कॉमर्स जो आज एकदम 10-15 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, तो ई कॉमर्स अब क्विक कॉमर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो फ्यूचर क्विक कॉमर्स का है। ओके, आपने क्विक कॉमर्स ट्राई किया है? क्विक कॉमर्स में जैसे अभी हमारी हैवी बल्कि कैटेगरी अभी तक आई नहीं है, बट वी आर एक्टिव इन रिसर्चिंग दैट, क्योंकि कस्टमर्स का पेशेंस अब कम होते जा रहा है। पहले हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे थे 5 से 6 दिन में। नाउ वी हैव वेयर हाउसेज पैन इंडिया, मतलब जो भी मेट्रो सिटीज है हमारे वेयर हाउसेज है। तो अभी कस्टमर्स को हम 1 डे 2 डे डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आएगा सेम डे डिलीवरी। उसके बाद जैसे आप जेप्टो ब्लिंकिट इन सब से 10 मिनट मंगाते हैं, तो कस्टमर आज हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि आधे घंटे में आ जाए। तो उस पर सब काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। और लेट्स से फॉर एग्जांपल हम मार्केट प्लेसेस की फिर से अगर बात करें और किसी को मार्केटिंग पे फोकस करना हो तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? मार्केटिंग पे फोकस करना हो तो पहले तो वो अपने कस्टमर्स को समझे, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन से एज ग्रुप की है। और ई कॉमर्स पैन इंडिया है। हो सकता है जो प्रोडक्ट बैंगलोर में चल रहा है वो गुड़गांव में नहीं चले, हो सकता है जो मुंबई में चल रहा है वो कोलकाता में ना चले। कलर वेरिएंस है, ट्रेडिशंस अलग है, टेस्ट अलग है, कास्ट अलग है। तो वो रिपोर्ट्स डे टू डे डाउनलोड करे और देखे कि मेरा ये एसक्यू जो ग्रे कलर का है वो बैंगलोर में ही रिपीटेड बिक रहा है, तो उसकी वही सिटी में ऐड चलाए, वही टारगेट ऑडियंस को सेट करे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग में इसके लिए बर्न कर देते हैं क्योंकि वो लोग एक इन जनरल ऐड चला लेते हैं। उससे क्या होता है, टारगेट ऑडियंस हमको मिलती नहीं है, उससे अननेसेसरी स्पेंड हो जाता है। तो वो रिपोर्ट डाउनलोड करना, उसको ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको सब प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो रिपोर्ट्स। सो जब आपने मिंत्रा पे जब आपने मार्केट प्लेसेस पे सेल करना शुरू किया था, क्या आपको शुरू में ही सेल्स आने शुरू हो गए थे? नहीं नहीं, 1.5-2 महीना तो हमको कोई ऑर्डर नहीं आया। और हमने तो काफ़ी ऐसे प्लान कर दिया था कि हम स्टार्टिंग में जब कोई भी ई कॉमर्स करता है तो आप मैं तो बोलता हूँ खुलेआम कि आप खुद ही 10-15 ऑर्डर्स कराओ। ठीक है, आप 10-15 ऑर्डर्स अलग अलग सिटीज से करा लो। वो प्रोडक्ट को एल्गोरिदम को लगता है कि हमने ये प्रोडक्ट चलने लग गया है, फिर आप उनसे रिव्यूज़ कराओ, ऑर्गेनिकली रिटर्न मत कराओ। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बूस्ट करके देखो, और अगर वो प्रोडक्ट सही में सही होगा तो धीरे धीरे ऑर्गेनिकली 1-2 ऑर्डर करके आने लगेगा। हमारी भी जर्नी वैसे ही थी। 2 महीने तो हमको कोई ऑर्डर नहीं था, हमने खुद ने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे। फिर धीरे धीरे एक ऑर्डर आया, फिर 2-4, फिर रिव्यूज़ जब अच्छे आने लगे, प्रोडक्ट सही में हमने जो फिगर आउट किया था वो मार्केट में गैप था। आप जो प्रोडक्ट में ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारे सेलर्स हैं, ब्रांडेड प्ले है, उसमें आप ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। हमारी कैटेगरी अनऑर्गेनाइज्ड थी, उसमें ज़्यादा बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स नहीं थे, तो उसकी वजह से आपको एक मूवर एडवांटेज भी मिल जाता है, जो अर्ली मूवर एडवांटेज हमको मिला। अभी कंपटीशन कैसा है? अभी तो कंपटीशन मतलब ऐसा है कि घुस नहीं पा रहा है कोई भी। मतलब जो बिग प्लेयर्स है, हमने जो इतना डोमिनेट कर लिया है कैटेगरी को, तो अभी न्यू प्लेयर के लिए घुसना उतना आसान नहीं है जितना हमारे टाइम पे था। ऑब्वियसली कर कोई भी सकता है, बट अभी कैपिटल ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केटिंग का बजट जो कंपनीज का इतना बढ़ चुका है कि सब टॉप स्लॉट्स उन्होंने ले लिए। तो न्यू एक प्लेयर के लिए एंटर होना बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में। फर्नीचर की बात करें तो जनरली कस्टमर प्रेफर करता है दुकान पे जाना, सोफे पे बैठ के देखना, चेयर को टच करके देखना, फील करके देखना, उसका कंफर्ट कैसा है। ई कॉमर्स पे फर्नीचर बिकेगा, कुछ साल पहले तो लोग नहीं सोच पा रहे होंगे। तो आपने ऑफलाइन नहीं फोकस किया, ज़्यादा सेल आपने ऑनलाइन किया, इसका क्या रीज़न है? जैसे आपने सोचा, मतलब बढ़िया बात बोली आपने। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बाहर तो छोड़ो, मेरे फैमिली में ही बोल रहे थे कि ऑनलाइन चेयर कौन लेगा, कस्टमर आएगा बैठेगा। बट वो एक ट्रेंड था। आज की जो यूथ है वो बहुत लेजी है, तो उनको वो चल रहा है कि हम लोग बिना बैठे बिना देखे एक ट्रस्ट बेस पे लें। रिप्लेसमेंट रिटर्न पॉलिसीज तो हर जगह है, तो वो क्या कर रहे हैं ना, इवॉल्व हो गए हैं उस चीज़ से। वो लोग रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं, रेटिंग्स पढ़ रहे हैं, चाहे तो कॉल कर सकते हैं, हम लोग उनको वीडियो कॉल असिस्टेंस देते हैं। हम लोग उनको एक गाइड करते हैं कि आपका कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग से आप कौन सा प्रोडक्ट सही है। या जैसे हमारी डेस्क है, तो हम लोग पूरा गाइडेंस देते हैं कि आपके घर पे कितनी स्पेस है, उसमें ये डेस्क आएगा कि नहीं आएगा। तो जो रिस्क है वो कम हो जाता है।
तो कस्टमर्स ले लेते हैं। और धीरे धीरे आज ऑफलाइन से ज़्यादा कस्टमर्स ऑनलाइन में आ गए हैं। और जो फर्नीचर आप बोल रहे हो कि नहीं ले रहे हैं, आज के टाइम पे फर्नीचर भी बहुत मैसिवली ई कॉमर्स पे इंक्रीज हो रहा है। अभी बात करते हैं माइंडसेट की। एक जनरल क्वेश्चन है, तो बिजनेस जो है, क्या वो स्किल्स का गेम है, माइंडसेट का गेम है, या स्किल प्लस माइंडसेट दोनों का गेम है? देखो मेरा मानना ये है, आइडियाज़ जो है, आप स्किल बोल रहे हो, 140 करोड़ लोग हैं, सबके पास रोज एक आइडिया है। 140 करोड़ आइडियाज़ है, एग्जीक्यूशन मेन है। और मैं ऐसे समझता हूँ कि बिजनेस करने के लिए जिगर चाहिए, जो सब में नहीं है। देखो सोच हर कोई पाता है, बट एग्जीक्यूट करना ही सबसे बड़ी गेम है, क्योंकि ऑड्स सब अगेंस्ट में है। इंडिया पेरेंट का माइंडसेट कैसा है कि वो एक रिस्क फ्री करियर पाथ चूज करना जानते हैं, और अपने बच्चों को भी वो वही गाइड करते हैं। तो माइंडसेट मतलब जिसके ब्लड में बिजनेस है वो बिजनेस ही करेगा, आप उसको कितना भी फोर्स कर लो वो नौकरी नहीं करेगा। तो जिगर चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, जो सोच हर कोई पा रहा है पर कर नहीं पा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी गेम है बिजनेस में। हम्म। अ, छोटे बिजनेस लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बड़े बिजनेस कर रहे हैं, क्या दोनों लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है? माइंडसेट अलग अलग है। जो छोटा दुकानदार है वो मान के चलो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। एक जो एंटरप्रेन्योर है वो मल्टीपल बिजनेस करेगा या एक लार्ज स्केल पे करेगा। जो शॉपकीपर है उसके मन में एक लिमिट है, उसको इतना ही पता है कि मैं इस दुकान पे आऊँगा, मैं ये दुकान खोलूँगा, मैं बैठूँगा तो ही काम होगा। तो वो शिफ्ट अभी तक बहुत लोगों में नहीं है कि लिमिटलेस है। आज हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं, अमेजोन का ओनर तो यूएस में बैठा है, बट हम सब टाइम पे यहाँ कर रहे हैं ना। तो प्रोसेस एक बिजनेस चलाता है। तो अगर कोई सिस्टम्स प्रोसेस इंस्टॉल करे बिजनेस में डे वन से, इसका एक हो कि हम लोग को लिमिटलेस बिजनेस करना है, जैसे आप भी कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस इससे चल रहा है। तो वो एक इंडियन छोटा बिजनेसमैन नहीं सोच पा रहा है, उसको भरोसा नहीं आता है कि एम्प्लॉयज के बेस पे बिजनेस चलेगा, तो वो खुद के ऊपर पूरा लेके बैठा है। हम्म। अच्छा, ये आपने बात की कि खुद से लेके बैठा है, भरोसा नहीं है एम्प्लॉय पे, डेलीगेशन की हम बात कर रहे हैं। सो कैसे इस स्किल को डेवलप करें कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ पे चीज़ें छोड़ दूं और वो उसको कर पाए? देखो मान के चलो आप एक 10 रुपए का बिजनेस संभाल पा रहे हैं, तो आप आपके पास भी 24 घंटे आप वही संभालेंगे। अगर आपको 100 रुपए का बिजनेस करना है ना, तो 10 रुपए की चोरी तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप उसके पीछे भागेंगे कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉय 4 घंटे काम कर रहा है, वो थोड़ा मेरे कुछ कर रहा है, तो आप उसी पे रह जाएंगे। तो आप ये फोकस कीजिए कि मैं एक्सपांड करते जाऊं। थोड़ा बहुत आज आप कुछ करेंगे तो उसमें तो लीकेज आएगी। वो लीकेज को अपना माइंडसेट में नहीं आने दीजिए, वो एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस में समझो। और आप बड़े पिक्चर में जाके देखो कि हमारा देश इतना बड़ा है, हम उस पैन इंडिया बिजनेस करें, एक्सपोर्ट्स करें, तो हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है। वो कोई सोचेगा ना तो उसके सामने ये कॉस्ट बहुत कम लगेगा। हम्म। आपने कभी इंटरनेशनल एक्सपेंशन का सोचा? एक्सपांशन का सोचा है, बट अभी तक हम लोग पैन इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज जो हमारी है उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी ग्रोथ रैपिडली हो रही है, तो हम लोग अभी पहले वो एक्सपांड कर रहे हैं। फ्यूचर में हो सकता है हम इंटरनेशनल भी एक्सप्लोर करें। अच्छा। तो कई बार ये होता होगा जब आप अपने पीएनएल देखते होंगे कि इस महीने तो खर्चा ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम निकला है, हाँ, तो एक खर्चा होगा जिसको आप रिड्यूस करते होंगे, वो कौन सा खर्चा है? मार्केटिंग ही एक ऐसा खर्चा है। और मतलब देखो फिक्स्ड एम्प्लॉयज तो वही रहने वाले हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट बदलने नहीं वाली है। मार्केटिंग एक ऐसा खर्चा है जो फ्लक्चुएट होते रहता है। हम देखेंगे कि हमने न्यू प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया है, तो थोड़ा अभी कम कर देते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इन्हीं 2 प्रोडक्ट पे कर लेंगे। तो मार्केटिंग ही एक ऐसा खर्चा है जो फ्लक्चुएट होता है, बाकी सब तो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है। और जब आप हायरिंग करते हैं, किसी स्टाफ को जॉब पे रखते हैं, तो आप कैसे इंटरव्यू करते हैं, कौन सा स्किल सेट आप टेस्ट करते हैं उनका? अभी तो मेरे कंपनी में ज़्यादातर इंटरव्यूज़ मेरी टीम ही लेती है, जो एचआर डिपार्टमेंट है। बट हमेशा मेरी एक आदत है, फाइनल राउंड अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया है तो मैं बैठता हूँ उनके साथ इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं बस, अभी हमारा स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में और कॉरपोरेट में काम करने में बहुत फ़र्क है। कॉरपोरेट में फिक्स्ड एसओपीज है, फिक्स्ड टाइमिंग्स है, प्रोसेसेस सेट है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ है। हम एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय से वही एक्सपेक्ट करते हैं कि घड़ी मत देखना, और एक घर जैसा समझ के एक ट्रस्ट बेसिस पे करना है काम, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देने पड़े तो देने हैं।
और क्रॉस मतलब हम लोग मल्टीटास्क वाला एम्प्लॉय ढूंढते हैं जो डिफरेंट टास्क कर पाए। तो मैं वो मेक श्योर करता हूँ कि इसमें जिगर है, ये करेगा और इसमें पैशन है। और जिसको जिम्मेदारी होती है ना, हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनके पास कुछ जिम्मेदारी है, जिनको कुछ घर में देना है, जिनको कुछ एक गोल है कि मेरे को करना ही है, तो वही लोग हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। आप फर्नीचर इंडस्ट्री से ही लोगों को हायर करते हैं? नहीं नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग क्लोथिंग से भी करते हैं। क्योंकि देखो, फंडामेंटली सेल्स आनी चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, जिसका जो रोल है अगर वो उसको आ रहा है। अगर आप सेल्स के बंदे हो तो आपको बेचना आ रहा है, तो आप पानी भी बेच दोगे, खाना भी बेच दोगे, फर्नीचर भी बेच दोगे। तो वो माइंडसेट बस सेल्स का हो, तो वही देखते हैं हम, टैलेंट। हम्म, ठीक है। वंडरफुल जतिन, मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट से लोगों को बहुत ही वैल्यू मिली है। जाने से पहले कौन सी 3 चीज़ आप लोगों को बताना चाहोगे यूथ को कि भाई ये 3 चीज़ों पे तो ज़रूर ध्यान रखना बिजनेस में? सबसे पहली बात तो मतलब सेल्स बढ़ाने के चक्कर में, जैसे आपने पहले डिस्कस किया, प्राइसिंग ऐसी मत ला देना जो आपको ऑर्डर्स तो आ रहे हैं और बाद में नेट लॉस हो रहा है। क्योंकि बहुत जने इसी लॉस से ई कॉमर्स में आउट हो गए गेम से। सक्सेस रेशियो ई कॉमर्स का 2% से भी कम है। तो ये चीज़ मत करना कि ज़्यादा रेवेन्यू बूस्ट करने के चक्कर में आप नेगेटिव चले जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक ब्रांडेड सोच रखो। ई कॉमर्स में वही लोग टिकते हैं जो एक ब्रांड का अप्रोच लेके चलते हैं, जो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। कभी ये ना हो कि कंपटीशन में आपने अपनी क्वालिटी कम कर ली। तीसरा ये है कि जैसे आपने बोला, लिमिट वाला माइंडसेट मत रखो। ई कॉमर्स एक लिमिटलेस चीज़ है। यू कैन रीच इंटरनेशनल, ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल दैट। तो आप प्रोसेसेस बनाइए और लिमिटलेस कैसे करें, ऑटो पायलट पे आपका बिजनेस कैसे चले, वो आप फिगर आउट कीजिए। आपके बिना भी वो कंपनी चलनी चाहिए, वो कैसे चलेगी, ये डे 1 से धीरे धीरे स्टेप्स बनाते जाइए। यही मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस जो स्टार्ट करने वाले हैं उनको कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर जितने भी ऑडियंस ने पॉडकास्ट देखा उनको काफ़ी सारा वैल्यू मिला होगा। जिसने भी पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर दैट 1% हु वांट्स टू मेक देमसेल्फ बेटर। अदरवाइज इंटरनेट पे बहुत सारा और भी कंटेंट अवेलेबल था। जाने से पहले मुझे कमेंट में बता के जाना कौन सी 2-3 चीज़ें आपको जतिन से सीखने को मिली जो शायद आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जतिन के सोशल मीडिया पेजेस की डिटेल्स भी हमने आपको दी हैं, उनको भी आप फॉलो करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।